आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ राधिका चोपड़ा और मैं अपनी और बागड़ी फाउंडेशन की जानिब से एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक 2 एपिसोड अपलोड किए और मुझे ये बताने में बेहद बेहद खुशी हो रही है कि हमें उसके लिए हज़ारों पैगाम आए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस मोहब्बत, इस प्यार और आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड्स में भी कहा था कि हम आपकी सजेशंस के भी मुंतज़िर रहेंगे। तो एक पैगाम कैलिफ़ोर्निया से आया है। एक जनाब हैं जो लिखते हैं कि मैंने काफ़िया रदीफ़ के बारे में तो बताया, लेकिन अलग-अलग नहीं बताया कि काफ़िया क्या होता है और रदीफ़ क्या होता है, और वो चाहते हैं कि मैं ये सब लोगों से शेयर करूं। तो चलिए बता देते हैं। देखिए, जिस गज़ल की हमने मिसाल ली थी, गालिब का कलाम, उसी गज़ल से मैं आपको बताती हूँ कि काफ़िया क्या है और रदीफ़ क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गज़ल हमने ली थी, अगर आपको याद हो तो। काफ़िया जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर अशार में, हर शेर में बदलेगा। रदीफ़ जो है वो फिक्स्ड है, वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो काफ़िया के बाद आएगा, लेकिन वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे दिले नादां तुझे हुआ क्या है। अब हुआ जो है वो काफ़िया है, क्या है, रदीफ़ है। काफ़िया बदलेगा, रदीफ़ वही रहेगा। अब जो अगला जो वर्ड है वो राइम करना है, वो मैच करना है हुआ के साथ। ये गज़ल की खूबसूरती है, ये उसकी ब्यूटी है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो अब समझ गए आप। एक लफ्ज़ जो काफ़िया था वो बदलता रहा, क्या है परमानेंट था, जो रदीफ़ था। तो एक और गज़ल की मिसाल ले लेते हैं, बड़ी मशहूर गज़ल है। मशहूर गज़ल इसलिए ले रही हूँ ताकि जो आप सब ने सुन रखी है, आप सब उसे बहुत पसंद करते हैं, तो समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। अहमद फ़राज़ की गज़ल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। दुखाने, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अब देखिए, दुखाने के साथ क्या राइम किया, जाने के लिए आ परमानेंट है, वो हर शेर के आखिर में आएगा। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। इसका बहुत खूबसूरत एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। तो देखा आपने, इन 2 गज़लों से आपको ज़रूर समझ आ गया होगा कि काफ़िया क्या है और रदीफ़ क्या है। तो ये है गज़ल की खूबसूरती। अब आज हम बात करने जा रहे हैं नज़्म के बारे में। आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा, जब भी ख़ास तौर पे आप कोई प्रोग्राम, गज़ल का प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं, तो फ़नकार कहता है कि अब एक नज़्म पेश खिदमत है, अब मैं एक नज़्म सुनाने जा रहा हूँ। तो शायद कभी आपके ज़हन में आया हो कि ये नज़्म होती क्या है।
तो दोस्तों, ये भी एक बड़ी मकबूल विधा है, एक बहुत खूबसूरत फॉर्म है उर्दू पोइट्री की। गज़ल और नज़्म में फ़र्क जो है वो ये है, अभी मैंने आपको 2 गज़लें पढ़ के सुनाई। गज़ल में मतला है, मख्ता है और अशार हैं, एक फ़िक्स्ड स्ट्रक्चर है। नज़्म में ये कुछ भी नहीं है। नज़्म में ना मतला है, ना मख्ता है, ना अशार हैं, ना फ़िक्स्ड स्ट्रक्चर है। नज़्म खुली होती है। नज़्म एक मुद्दे पे होती है, एक टॉपिक पे होती है। नज़्म का उन्वान होता है, टाइटल होता है, गज़ल का टाइटल नहीं होता। गज़ल में जो अशार होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे हो सकते हैं एक ही गज़ल में। मतला अलग मुद्दे पे हो सकता है, आगे के अशार अलग मुद्दों पे हो सकते हैं। काफ़िया रदीफ़ मैच करना चाहिए, राइम करना चाहिए। लेकिन नज़्म जो है वो शुरू से लेके आखिर तक एक ही मुद्दे पे बात होती है। इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, एक कहानी है जो सुनाई जा रही है, लेकिन प्रोज़ में नहीं, पोइट्री में, पोइटिक फॉर्म में एक कहानी है जिसे नज़्म कहते हैं। मैं एक बड़ी मशहूर नज़्म आपको गा के सुनाती हूँ, उससे मेरा ख़्याल है आपको और बेहतर समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं तानपुरा सेट कर लूँ और तब तक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ इस नज़्म के बारे में। ये नज़्म बहुत लोगों को मुँह ज़बानी याद है। जो लोग भी गज़ल की दुनिया से जुड़े हैं, जो लोग भी जगजीत सिंह साहब के साथ जुड़े हैं, वो ये नज़्म जानते हैं। ये उनकी बड़ी मशहूर, बहुत मकबूल नज़्म है। लेकिन बहुत लोग इसके शायर का नाम नहीं जानते। ऐसा अक्सर होता है। इफ़ आई मे से अ लेसर नोन पोइट, उनका नाम है कफ़ील आज़र अमरोहवी। कफ़ील आज़र अमरोहवी की ये खूबसूरत नज़्म मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का ज़रा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। क्या खूबसूरत नज़्म। तो ये हुई नज़्म। देखा आपने, शुरू से लेके आखिर तक एक ही टॉपिक पे बात हुई। हज़ारों ऐसी नज़में हैं ख़वातीन व हज़रात, और बहुत से शोरा ऐसे हुए जो नज़्म के शायर कहलाए। अब ये बहुत पर्सनल चॉइस की बात है। बहुत से शायर गज़लों के शायर हुए, बहुत से शायर नज़मों के शायर हुए। जैसे जोश मलिहाबादी एक शायर हुए, अल्लामा इक़बाल हुए, आप सब ने उनका नाम सुना ही होगा।
اور ہر ہندوستانی کو ان کے نام سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو بہت خوبصورت نغمہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علی سردار جعفری ایک شاعر ہوئے، وہ نظم کے شاعر ہوئے، بہت نظمیں انہوں نے لکھی۔ مجاز لکھنوی نے بہت نظمیں لکھیں، غالب نے غزلیں بھی لکھیں اور نظمیں بھی لکھیں، فیض نے بھی غزلیں بھی کہیں نظمیں بھی کہیں، اور دونوں مقبول ہوئیں۔ ریولیوشنری نظمیں تو ان کی بہت ہی فیمس ہوئیں، جیسے ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ تھا۔ ایک اور ان کی نظم ہے بول، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ یا پھر دشت تنہائی میں، یہ بڑی مشہور نظم ہے۔ تو نظم جو ہے یہ شاعر کی پرسنل چوائس کی بات ہے کہ وہ نظم لکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی مدعے پہ نظم لکھی جا سکتی ہے، جو بھی مدعا آپ کے دل کے قریب ہے، کوئی بھی بات جو آپ کے دل کو چھو جاتی ہے، آپ کے آس پاس جو ہو رہا ہے، اسے لے کر نظم لکھی جا سکتی ہے، لکھی گئی ہیں آج تک، آج بھی بہت سے شاعر ہیں جو نظمیں لکھ رہے ہیں۔ محبت، عشق، پیار، ہجر، وصال، ملن، جدائی، یہ سب تو ہے ہی۔ ان کے علاوہ کچھ سوشل مدعے ہیں جن پہ بہت نظمیں لکھی گئیں، یہاں تک کہ جب مہاتما گاندھی کی اسیسینیشن کے وقت اس دور کے جو شعراء تھے انہوں نے مہاتما گاندھی کے لیے نظمیں لکھی۔ جگر مراد آبادی نے مہاتما گاندھی پہ نظم لکھی، مجاز لکھنوی نے ان کی اسیسینیشن پہ نظم لکھی، اور بھی بہت سے اس دور کے شعراء نے نظمیں لکھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مدعا جو آپ کے دل کے قریب ہے، آپ اس پہ نظم لکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک کھلی چیز ہے، ایک کہانی ہے۔ گلزار صاحب نے بہت غزلیں لکھیں اور نظمیں بھی بہت لکھیں۔ ان کی ایک نظم جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، پڑھ کے سناؤں گی۔ غالب کس کے دل کے قریب نہیں ہے، ہم سب غالب سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ گلزار صاحب نے تو ان پہ ایک سیریل ہی بنا دیا پورا، بڑا خوبصورت سیریل، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ تو غالب پہ ایک نظم انہوں نے لکھی ہے جس کا عنوان ہے غالب۔ اب اس میں ایسی منظر کشی ہے خواتین و حضرات کہ ایسا لگتا ہے اس نظم کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کہ جیسے ہم غالب کے گھر کے قریب کہیں کھڑے ہیں، اسی گلی میں ہیں، چاندنی چوک میں ہیں، بلی ماران میں ہیں۔ یہ میں آپ کو، مجھے چونکہ پوری یاد نہیں ہے، میں پڑھ کے سنانے کی اجازت چاہتی ہوں۔ بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کی نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گدگداتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد، وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے سائے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ واہ کیا خوبصورت نظم ہے، دیکھیے پورا ایسا لگا کہ جیسے واقعی ہمیں غالب کا پتہ مل گیا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ جو بھی مدعا آپ کے دل کے قریب ہے، جو بھی مدعا آپ کے دل کو چھو جاتا ہے، اس پہ شاعر جو ہیں وہ نظم لکھتے ہیں، نظم کہتے ہیں۔ ایک شاعرہ پاکستان کی ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، ان کا نام ہے زہرا نگار۔ ان کا کلام بس میں بہت، اگر میں ان کے کلام کے بارے میں کچھ کہوں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ سورج کو میں دیا نہیں دکھا سکتی، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ میری بہت خوش قسمتی ہے
कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक एल्बम मैंने रिकॉर्ड किया था, दोस्ती का एक समंदर, जिसमें मैंने ज़हरा निगाह का कलाम गाया है। तो उनकी एक नज़्म देखिए, एक बहुत सेंसिटिव सोशल मुद्दे पे एक नज़्म उन्होंने लिखी जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, और मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और वो सेंसिटिव मुद्दा है फीमेल फीटिसाइड का। इस पे देखिए, आप आर्टिकल तो बहुत लिखे होंगे, इस पे आप नाटक भी बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे एक नज़्म कहना क्या खूबसूरत ख़याल है। और ये नज़्म जो है, ये वो उस बच्ची की तरफ से लिख रही हैं जिसे लड़की होने की वजह से माँ के पेट में मरवा दिया गया है। अब वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने मुझे मरवा दिया, लेकिन दरअसल मैं तो बच गई, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहती, अगर मैं बच जाती और इस दुनिया में आ जाती, तो फिर जिन मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ता, उससे तो बेहतर है कि मैं मर के बच गई। तो देखिए, क्या ये बहुत सेंसिटिव नज़्म है, ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको शायरा की सेंसिटिविटी का पता चले कि किस कदर ये मुद्दा उनके दिल को छुआ होगा कि उन्होंने इसे एक नज़्म की शक्ल दे दी। कहती हैं, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे लहू की मेहंदी मेरे पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते तो फिर भी लहू से भर जाते, मेरी आंखें रोशन हो जाती तो तेजाब का सुरमा लग जाता। देखिए, तवज्जो दीजिए इस मिसरे पे। मेरी आंखें रोशन हो जाती तो तेजाब का सुरमा लग जाता, सट्टे वट्टे में बट जाती, बेकारी में काम आ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता, मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरी चुनरी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती, तेरी लोरी सुनने से पहले अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। कितनी खूबसूरत नज़्म है। तो ख़वातीनो हज़रात, कहने का मतलब ये है कि नज़्म जो है वो किसी भी मुद्दे पे लिखी जा सकती है, कही जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बातचीत से आपको मालूम हो गया होगा कि नज़्म क्या होती है, नज़्म किसे कहते हैं। आखिर में आपसे विदा लेने से पहले मैं एक और बहुत ही मशहूर नज़्म आपको गा के सुनाऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी बात और करना चाहती हूँ, कहीं वो भी छूट ना जाए, इसलिए देखिए, अब हमने बात की कि गज़ल में जो अशार होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। नज़्म जो है वो शुरू से आखिर तक एक ही मुद्दे पे होती है, राइट। अब कुछ गज़लें भी ऐसी हैं जिसमें एक ही मुद्दा है वो गज़ल, लेकिन टॉपिक एक ही है। जैसे मखदूम मोइनुद्दीन की एक बहुत ही मशहूर नज़्म है, बहुत ही मशहूर गज़ल है, माफ़ी चाहती हूँ। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। आप सबने सुनी होगी, एक फ़िल्मी गज़ल है। तो दोस्तों, चूँकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो गज़ल का है, टॉपिक चाहे एक ही है, फूल, पूरी गज़ल में सिर्फ फूलों की बात हो रही है। मतले में भी फूल का ज़िक्र है, मख्ते में भी फूल का ज़िक्र है, और जितने अशार हैं उनमें भी फूलों की ही बात हो रही है। लेकिन ये नज़्म नहीं है, ये गज़ल है।
اور ایسی غزل کو کہتے ہیں غزل مسلسل. مسلسل مانے کنٹینیوسلی، ان کنٹینیوٹی. تو چونکہ اس میں پوری غزل میں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو یہ غزلیں مسلسل ہوئی. ایسی ہزاروں غزلیں ہیں. مخدوم کی ایک اور غزل جو میں بہت گاتی ہوں اور آپ سب بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر. یہ بھی غزل مسلسل ہے کیونکہ اس میں بھی مطلع اور آگے کے جتنے اشعار ہیں سب میں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ہو گئی غزل، نظم اور غزل مسلسل. اب آخر میں آپ کو میں وہ مشہور نظم سنا رہی ہوں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آج تک آپ نے جتنی نظمیں پڑھیں یا سنی یا جن کا ذکر آپ نے کبھی کہیں سنا، تو سب سے مقبول نظم آپ کسے کہیں گے کہ سب سے مشہور نظم کون سی ہے؟ تو میں اسی نظم کی بات کروں گی جو میں اب آپ کو گا کے سنا رہی ہوں. فیض احمد فیض کا کلام ہے دوستو. ہر پروگرام میں اس کی فرمائش ہوتی ہے، لوگ اسے بے حد پسند کرتے ہیں. فیض صاحب کا مجموعہ جو تھا نقش فریادی، یہ نظم اس میں سے ہے. بہت خوبصورت نظم ہے، سنانے کی اجازت چاہتی ہوں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. ہاں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہمیں اپنے بہت خوبصورت پیغام سجیشنز بھیجتے رہیں گے. آخر میں اپنی طرف سے، باغڑی فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. نمسکار.